नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी पुरानी चोट या पुराने जख्म जब फिर से हरे होते हैं तो बड़ी तकलीफ देते हैं। और आज महाराष्ट्र में मोदी और शाह के लिए इन दो मराठी नेताओं ने पुराने जख्म फिर से हरे करती हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जी हाँ, मराठा वॉरियर शरद पवार, मुंबई के किंग उद्धव ठाकरे, इन दोनों ने मिलकर अंदर ही अंदर इस चुनाव में जो अंडर करंट है वो मराठी अस्मिता बनाम गुजरात लॉबी करती है। मराठी अस्मिता वर्सेस गुजरात लॉबी। और आप कह सकते हैं कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी में शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राहुल गांधी हैं, और दूसरी तरफ जो महायुति है, एनडीए है, इसमें मोदी जी हैं, शाह साहब हैं, अडानी साहब हैं। तो ये तीन ही लोग, बाकी तीन तो मोहरे हैं। अब दोस्तों, ये जो मराठी अस्मिता है, इस लड़ाई की आग में आज घी डाल दिया उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने। और उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि मेरे जो पिता हैं बाला साहब ठाकरे और मेरी जो माँ है, इनका अपमान किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने मेरी माँ और मेरे पिता का अपमान किया है, और इसका बदला, इसकी सजा मोदी जी को मैं नहीं, महाराष्ट्र की जनता देने जा रही है। मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम किया उन्होंने। यहाँ तक मोदी जी की पहुंच गई कि वो मुझे नकली संतान कहने लगे, और ये मेरे पिताजी का और माता जी का अपमान है मोदी जी ने किया हुआ। अब दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सारी कहानी, अंदर की कहानी समझ में आने लगेगी। दरअसल ठाकरे परिवार जो है, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार के जो जड़ें हैं बड़ी गहरी हैं मराठी अस्मिता से, महाराष्ट्र बनने में। और इसके लिए आप एक फोटो देखिए, तस्वीर है केशव सीताराम ठाकरे, जिनको प्रबोधांकर ठाकरे भी कहते हैं, उनसे इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर थे। अब ये एक बड़े नेता थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और महाराष्ट्र की स्थापना में की कंट्रीब्यूशन था। यानी जो आज आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, जो 1960 में बना गुजरात से अलग होके, उसकी जो जंग लड़ी गई थी, कई लोग शहीद हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। उस लड़ाई में, उस जंग में ये एक प्रमुख नेता थे, ठाकरे साहब। और ये बाला साहब के पिता हैं, आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के ग्रैंडफादर। और अगर आप कहें तो जो मराठी वर्सेस गुजराती, ये जो आप देख रहे हैं आज, शुरुआत 1960 में हुई थी बॉम्बे स्टेट को लेकर। तो ठाकरे परिवार की जो जड़ें हैं वो महाराष्ट्र की स्थापना में, अस्मिता में गहरी हैं। और आज इसी लड़ाई को उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी वर्सेस गुजरात लॉबी कर दिया है। अब दोस्तों, ये सही बात है कि मोदी और शाह ने दो मराठा पार्टियां, महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां, शिवसेना और एनसीपी, इनको तोड़ के गलती तो कर ही दी है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया और हमला ठाकरे परिवार पे किया, वो भी एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, ना सिर्फ शिवसेना के काडर को बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को। लेकिन इससे बड़ी भी एक वजह है, और वो वजह दस्तावेजी है। उस वजह के तमाम सबूत हैं, उसके बड़े कारण हैं, जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में महाराष्ट्र की जो साइकी है, जो सोच है, उस पर चोट कर रही। और वो कारण ये है, अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा कारण ये, जिसको आज राहुल गांधी ने नांदेड़ की सभा में खुलकर कहा कि भाई क्या वजह है कि एक एक करके जितने प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलने थे, हजारों रोजगार आने थे, वो एक एक करके प्रोजेक्ट गुजरात कैसे चले गए। वो चाहे एयरबस का प्रोजेक्ट हो, वो चाहे सोलर पैनल का प्रोजेक्ट हो, वो चाहे आईफोन की फैक्ट्री हो, फॉक्सकॉम की हो, सेमीकंडक्टर का कारखाना हो, ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट खरबों रुपए के एक एक करके गुजरात कैसे चले गए। और एकनाथ शिंदे और फडणवीस और अजीत पवार ये मुंह बंद करके, आंखें बंद करके कैसे बैठे थे? कौन था इसके पीछे? ये रोजगार छीन ले गया, ये मौका छीन ले गया, महाराष्ट्र को कैसे पीछे छोड़ दिया। और सच्चाई ये है कि आज अगर आप इनकम देखेंगे महाराष्ट्र की, जी हाँ, देश का सबसे अमीर राज्य, वो ना सिर्फ कर्जे में डूबा है, पिछले कुछ वर्षों में गुजरात से भी नीचे चला गया। मराठी अस्मिता,
और आज अलग जगह दिया उद्धव ठाकरे के बाद राहुल गांधी ने। मैंने सुना है महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, तो मुझे आप बताइए, अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो वेदांता फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, लाखों रोजगार देने वाला प्लांट, महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो टाटा एयरबस हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता, वो गुजरात कैसे चला गया? अब दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बात अडानी पर जाके ख़त्म हो रही है। और चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, दोनों का यही कहना है कि जिस तरह से मुंबई की ज़मीनें, खरबों रुपए की गोल्ड माइंस, सोने की खान, कौड़ियों के भाव दी जा रही हैं गुजरात के व्यापारी को, मोदी के दोस्त को, क्या ये महाराष्ट्र की लूट नहीं है? उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं आम सभा में। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है, उसने खरीदी है आपकी सरकार। अब दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है कि ये जो मराठी अस्मिता वर्सेस गुजरात लॉबी, जिसमें मोदी जी की भी कुछ गलती हैं, अमित शाह की भी कुछ गलती हैं, मराठी पार्टी ही तोड़ दी, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं है। और लोकसभा के नतीजों में महाराष्ट्र में दिखा भी, काफ़ी बुरी हार हुई बीजेपी की, महायुति की। सवाल इस बात का है कि इस लड़ाई को कैसे डाइवर्ट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं मोदी और शाह, क्योंकि अब दिन गिनती के बहुत कम रह गए हैं वोटिंग में। कैसे इस लड़ाई को मराठी अस्मिता की डाइल्यूट करेंगे? क्या हिंदुत्व इस लड़ाई को डाइल्यूट कर पाएगा? कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, क्या ये डाइल्यूट कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे या शरद पवार, ये जो मराठी अस्मिता की बात हो रही है, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, पुराना इतिहास, क्या इस लड़ाई को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं, कन्विंस करते हैं? क्या सिंपैथी इनके साथ है? दो बड़े सवाल हैं और आज दो खास मेहमान हैं। प्रकाश पोहरे साहब को मैंने इसलिए बुलाया है, पुराने पत्रकार हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ भी बैठते उठते थे, और जहाँ तक शरद पवार की बात है उनको भी जानते हैं, बीजेपी के सारे नेताओं को जानते हैं, और 50 साल का तजुर्बा भी है। मैंने उनको कहा है कि आप आज आइए, खुलकर बात करिए। उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, उनसे भी एक पर्सपेक्टिव लूँगा कि क्या ये अंडर करंट धीरे धीरे लोगों के जहन में उतरता जा रहा है मराठी अस्मिता का, और क्या इसकी वजह से एडवांटेज महाविकास अघाड़ी हो सकता है? ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे इन दो मेहमानों के पास चलते हैं। लखेड़ा साहब, उद्धव ठाकरे ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में, उनका जो ताज़ा बयान है, उन्होंने कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि मोदी जी बाला साहब ठाकरे, उनके पिता का और उनके माता, उनके माँ और बाप दोनों की बेइज्जती कर रहे हैं, नकली संतान का है। और नकली संतान को लेकर उद्धव ठाकरे का कहना है कि दरअसल नकली संतान मुझे कह के मेरा तो अपमान कर ही रहे हैं, मेरे माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता और पिता का अपमान कर रहे हैं। मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरी बेटी को बदनाम किया उन्होंने, यहाँ तक मोदी जी की पहुंच गई कि वो मुझे नकली संतान कहने लगे, और ये मेरे पिताजी का और माता जी का अपमान है मोदी जी ने किया हुआ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मराठी सेंटिमेंट्स हैं, जो अस्मिता है, कहीं ना कहीं उसको एक तरह से हर्ट किया है मोदी जी ने? देखिए, ये जो मुद्दा है, किसी के परिवार के खिलाफ चरित्र हनन का अभियान चलाना, ये केवल अकेला मराठी अस्मिता का प्रश्न नहीं है। ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत में जो सामाजिक राजनीतिक सरोकार है, उसकी ये कंटेम्प्ट है बेसिकली। और इतने बड़े पद पर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, इससे ऊंचा पद तो कोई भारत में हो नहीं सकता है। इससे ऊपर कौन सा पद होता है प्रधानमंत्री से ऊपर? और उन पार्टी के साथ में जिनके साथ मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन थे, सैद्धांतिक रूप से भी थे, भावनात्मक रूप से भी थे, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी थे, उस परिवार से को आपने नेस्तनाबूद करने के लिए
उसको राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र के नक्शे से बाहर करने के लिए आपने जो ये जो टिप्पणियां की है, हालांकि ये टिप्पणियां लोकसभा चुनाव, जो मेरी जानकारी है कि लोकसभा चुनाव के पहले की है, लेकिन जबकि भी है, चाहे वो 6 महीने पहले है, 5 महीने पहले की है या आज की है, मोदी ने आज तक उसका ना तो कोई खेद प्रकट किया, ना कोई खंडन किया, ना कोई बात की कि साहब मेरी जुबान फिसल गई, जैसे वो आमतौर पर कहते हैं। कई बार तो कहते भी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को जिंदा कर दिया है, और जिंदा करके उन्होंने अपनी जो पीड़ा है, जो अपना दर्द है, जो अपनी वेदना है, और अपने जो आत्मसम्मान है, वो आत्मसम्मान का मुद्दा उन्होंने उठा दिया है। और जाहिर सी बात है कि उनके ये मराठी अस्मिता का जो मुद्दा ये उद्धव ठाकरे ने नहीं बनाया, ये तो ऑटोमेटिक उनके इंटरव्यू के बाद बन जाएगा, जो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया। जी ओके ओके। पोरे साहब, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में पोरे साहब, बाला साहब ठाकरे को की आलोचना, या फिर जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, शिवसेना का को तोड़कर जो है सरकार हटा दी उद्धव ठाकरे की, और उसके बाद शरद पवार की पार्टी तोड़ी और पार्टी भतीजे को दे दी, क्या ये जो शरद पवार और बाला साहब ठाकरे, इनकी जो पार्टियां तोड़ी गई हैं, ये कहीं ना कहीं जो काडर है, शिवसेना का काडर और शरद पवार का काडर, क्या मोदी शाह को पसंद नहीं करता है? क्या एक धुर विरोधी हो गया है? ऐसा कुछ है? आप ही तो जवाब दे रहे हो उसका। यही तो बात है दीपक भाई, आप ही ने बात पक्की पकड़ी है, यही बात है। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार की जो कद है, वो कद का आदमी ना ही मोदी है, ना ही अमित शाह है। अमित शाह है। लेकिन ये खेल के पीछे आदमी कौन है? ये पार्टियां तोड़ने के पीछे का आदमी कौन है? वो अमित शाह है। ये क्या, आपको क्या लगता है, ये अक्ल और ये औकात ये देवेंद्र फडणवीस की है क्या? देवेंद्र फडणवीस को एक मोहरा बनाया गया। एक बात समझिए, देवेंद्र फडणवीस को जैसा अमित शाह बोले उस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने एक्ट किया। और देखिए, ये बनने वाले थे ये पार्टियां तोड़ने के बाद में। हालांकि चीफ मिनिस्टर किसको बनना था? देवेंद्र फडणवीस को बनना था, लेकिन उनको बोला गया कि आप बाजू में बैठो और शिंदे को मुख्यमंत्री बनने दो। तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, और शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर और आदेश आया कि नहीं आप चीफ मिनिस्टर भी बनो, अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनो। जबकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी ये बन सकते थे, क्या नाम, शिंदे। उस समय पे तो बात नहीं थी, क्यों शिंदे को बनाया? उन्होंने एक एट ए टाइम 2 आदमी का अपमान किया। उस समय पे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे, देवेंद्र फडणवीस का अपमान किया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था। उनको बोला कि नहीं आप बाजू में रहो और ये करो। ये अपने आमने सामने है भाई, महाराष्ट्र का पूरा उस समय पे जो हुआ खेला 2019 में, अभी 2022 में जो खेला हुआ वो आपके सामने है ना। चलिए तो एक सवाल ये बताइए मुझे पोरे साहब, 2014 में जो मोदी की छवि थी और आज जो महाराष्ट्र में मोदी की छवि, 2014 में मोदी की छवि क्या थी महाराष्ट्र में, और 2024 में मोदी और अमित शाह की छवि क्या है? व्हाट इज द इमेज पब्लिक के बीच में? ये देखो, मोदी की छवि तो अभी पूरे इंडिया में फेमस हो गई है कि ये फेंकू है और ये अपनी जबान पालते नहीं है। महाराष्ट्र में भी यही है भाई, और क्या है। इनकी तो फेंकू करके छवि हो गई है मोदी जी, और उसके बाद में उसका छवि का ये दिख गया ना सांसद के अंदर, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर। ये जो कम हुए, ये कोई हमारे लोकल के कारण कम हुए? नेशनल छवि जो है मोदी जी की वो खराब हो गई है। उसी का तो नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में ये सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं कर सके, और उसका तो मैंने पहले से बोला था कि ये सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे। जब चुनाव नहीं, अभी अकाउंटिंग नहीं हुआ था और चुनाव चल रहे थे, उस समय पे मैं कई चैनलों के ऊपर मेरे ये हुए थे आपके जैसे, तो उसके अंदर मैंने क्लियर बोला था कि ये डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे। नीलू व्यास वगैरह कई उनके चैनलों के ऊपर था मैं, तो पब्लिक इंडिया होगा, उसके अंदर मैंने बोला था कि ये नहीं। तो उस समय पे बहुत आश्चर्य कर बोला जाता था कि नहीं आप ऐसा कैसा बोल रहे कि डबल डिजिट क्रॉस है। भाई मैं सूंघ रहा हूँ, दिख रहा हूँ, लोगों का गुस्सा देख रहा हूं मैं। तो वो हिसाब से सारा हुआ, और उसके बाद में लगातार उसके बाद में जिस तरीके से हुआ, मेरा बोलना है कि भाई 2019 में उद्धव ठाकरे ने मांगा क्या था? उन्होंने यही बोला था कि 5 साल आप बैठे हैं तो अभी 2.5 साल हमको बैठने दो, इसके ऊपर कोई बात नहीं थी ना। लेकिन वो क्यों रोका गया? क्या जरूरत थी?
कोई उसने बोला नहीं था कि 5 साल मैं बनूंगा करके, कि 4 साल, अभी 2014 से 2019 आप बैठे 5 साल, अब मुझे बैठने दो, ये नहीं बोला था। उन्होंने बोला कि भाई 2.5 साल का बंटवारा करो। ये बोल सकते तो थे ना क्या कि भाई चलो ठीक है, 2.5 क्या साल अमित अभी शाह हमने ने तुमको बैठने दो। पोरे साहब, तो क्या बेड़ा अमित गर्क कर शाह दिया, ने अमित शाह ने बेड़ा कर दिया यहाँ। बेड़ा गर्क कर दिया? हाँ, अमित शाह ने ही ये बीजेपी का बेड़ा महाराष्ट्र के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया है, या ये जो आज की सिचुएशन ला गई है ये अननेसेसरीली। ये हमारे दो पार्टियों का, कांग्रेस और बीजेपी, ये दो ही पार्टियां थी ना। ये तो अभी उसके बाद में 6 पार्टियां क्यों हो गई? चलिए, ये एडिशनल एक पार्टी की 2 बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी की 2 पार्टी। हाँ। प्रकाश जी, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि भाई जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ जो बर्ताव हुआ, पार्टी तोड़ी, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह से अमित शाह ने शिवसेना, जिसको गद्दार कहते हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उसको कुर्सी पर बैठा दिया, इसी तरह से शरद पवार की पार्टी तोड़ी। ये फैसले जो थे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह हो गए। और प्रकाश साहब कह रहे हैं कि अमित शाह का सारा प्लान था और अमित शाह ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया महाराष्ट्र में। खैर, मैं आ रहा हूं लखेड़ा साहब के पास। लखेड़ा साहब, राहुल गांधी ने जो आज स्पीच दी, उस स्पीच में आज उन्होंने कहा कि भाई चाहे वो एयरक्राफ्ट का, हवाई जहाज की का प्रोजेक्ट हो, या एप्पल फोन बनाने का प्रोजेक्ट हो, या बाकी इंडियन ऑयल के प्रोजेक्ट हो, कई बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात ले गए मोदी और शाह। और उन्होंने अडानी को कहा कि अडानी को जानबूझकर धारावी दी जा रही है। लाख करोड़ से ज्यादा का सौदा है जो अडानी को दिया जा रहा है, और भी बहुत सी चीजें अडानी को दी जा रही हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि गुजरात के अडानी, इनके हाथ में सारी दौलत जो है सरकारी जमीन, वो मोदी दे रहे हैं, और यहां की फैक्ट्रियां, जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं अरबों खरबों रुपए के, वो भी गुजरात ले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मराठी वर्सेस गुजरात, ये जो एक सेंटिमेंट्स हैं, ये एक अंडर करंट बनते जा रहे हैं इस चुनाव में? ये निश्चित रूप से पोरे साहब इस बात से सहमत होंगे कि पहले तो आपने उनकी इज्जत उतार दी। किसी मतलब वहां की जो सन ऑफ द सोल है, सन ऑफ द सोल बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो जुमा जुमा 20 साल पहले पैदा हुई महाराष्ट्र में, जो वहां की अस्मिता को रिप्रेजेंट करती है, जो चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, उस पार्टी को आपने पहले तो बेइज्जत किया, उनके कपड़े उतारे और उनकी अस्मिता पे चोट पहुंचाई, चरित्र हनन किया। उसके बाद उन महाराष्ट्र के लोगों के पेट पे भी लात मार दिया। कम से कम 20 ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये राहुल गांधी ने आज की रैली में, नांदेड़ में जो रैली हुई, बड़ा 4-5 मिनट इसी पे बोले वो। और उसने कहा कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग, अगर आप सब कुछ जो रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज यहाँ से लेकर के गुजरात शिफ्ट करेंगे, यहाँ से हर चीज आप गुजरात ले जाएंगे। और गुजरात से फिर जिनको, एक और बात बोली उन्होंने कि गुजरात में जिन इंडस्ट्री को आप गुजरात लेके गए हैं, उन इंडस्ट्रीज वालों से पैसा लेके आ रहे हैं वहां से महाराष्ट्र, ताकि आप चुनाव में वोट खरीद सके। ये जो उन्होंने जो छेड़ दिया, जो दुखती रग, भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग जो छेड़ दी है, वो एक किस्म से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए भी भारी पड़ने वाला है कि भीड़ का जो, जब ये बात बता रहे थे कि भीड़ का इतना बड़ा रिस्पांस था, आज तो पुणे में शरद पवार साहब की रैली का भी ऐसा रिस्पांस था कि पूरा शहर चक्का जाम था। तो ये जो रिस्पांस हो रहा है इंडिया अलायंस के, एमबीए के जो महा विकास आघाड़ी नेताओं का जो रिस्पांस है, और ये जो अस्मिता और आर्थिक जो पेट पे लात मारना महाराष्ट्र के लोगों की आर्थिक पहलू है, वहां की महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से नीचे करना, कमजोर करना, और गुजरात को शिफ्ट करना। जी, आपने कहा कि कपड़े उतारे जो वहां के माटी के पुत्र थे, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हैं, वो कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं, महाराष्ट्र की पार्टी है, उसके कपड़े उतारे, और उसके बाद मोदी और शाह की जो नीतियां हैं, पेट पे लात मारी महाराष्ट्र के लोगों की। ये आप कह सकते हैं एक तरह से दो धारी तलवार बन गए ये फैसले। प्रकाश जी, आप तो लगातार घूम रहे हैं, कभी अकोला में है, कभी नागपुर में है, कभी महाराष्ट्र के किसी कोने में, सबसे आप बातचीत करें, लगातार आपका फोन इतना बिजी जाता है कि आपसे बात करना मुश्किल है। मुझे अब यह बता दीजिए कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं नब्ज पकड़ने की,
तो महाराज ये भी तो बता दीजिए कि होने क्या जा रहा है इस वक्त, आपकी आंखें क्या कह रही हैं, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, चुनाव में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, जरा ब्रीफ में ये भी बता दीजिए असली सवाल। लगातार हमारे महाराष्ट्र के अंदर की सिचुएशन जो है ना बदलती जा रही है। मैंने आपको ओके। पहले बताया था कि वो 25-75 थी, लेकिन 40-60 तक के भी आ गई थी अभी, लेकिन वापिस से मैं सोचा था कि ये 45-55 पे हो रही है, लेकिन वापिस से ये परिस्थिति जो है ये वापिस से 40-60 पे आ रही है। और उसके बाद में मैं ऐसा समझता हूं कि ये 35-65 पे भी जा सकती है। अभी सिचुएशन बदलते जा रही है वाकई में। एक मिनट, आप पहले मैं समझा दूं फिर आपका लास्ट कमेंट लूंगा। आपने कहा कि पहले 25 और 75 यानी महायुति 25% जीतने के चांसेस थे, 75% जीतने के चांसेस जो थे वो महाविकास अघाड़ी के थे। उसके बाद आपने कहा कि मुझे लगा धीरे धीरे जैसा पैसा डाला गया योजनाएं तो वो 40 और 60 हो गया, 40 पर मोदी जी आ गए, महायुति आ गई, और 60 पर शरद पवार ठाकरे वगैरह। उसके बाद आपने कहा कि फिर मुझे दिखा कि ये 45-55 हो रहा है, और ज्यादा कांटे की टक्कर हो रही है, पैसा इतना, और फिर अब आप कह रहे हैं कि फिर ये आप धीरे धीरे भी 40 और 60 है। मतलब आपका मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों में, कुछ 3-4 दिनों में महाविकास अघाड़ी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 35-65 पे भी परिस्थिति अभी हो रही है। उसका कारण बस यही है, राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी ने अगर इसी तरीके से महाराष्ट्र को अगर धो डाला, यानी महाराष्ट्र का लगातार लगातार दौरा करते चले गए जिस तरीके से। ये बताइए कि जो नौकरशाही है, डीएम है, कप्तान है, पुलिस वाला है, कमिश्नर है, आपके यहाँ तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी है बड़े शहरों में, तो ये जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो कमिश्नर आईएएस हैं, डीएम है, कलेक्टर हैं, ये सब क्या सोच रहे हैं? ये अभी इस वक्त राइट नाउ आर दे विद मिस्टर शिंदे, या ये न्यूट्रल हो गए हैं पुलिस वाले और आईएएस अफसर वगैरह? नहीं, अभी देखिए ये नौकरशाही जो है, एक बात ध्यान में रखिए, वो बहुत जल्दी सूंघ लेती है साहब। सबसे होशियार लोग रहते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी 2 मिनट में पता लगती है कि हवा किस रूप बदल रही है। तो उनको तो ऐसा लग रहा था आज से 2 महीने पहले हवा का रूप बिल्कुल मैंने बताया उसी तरीके से था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिस जैसे ये लाडली बहना वगैरह आई, ऊपर से आदेश आए कि किसी का कुछ चेक नहीं करना है, लाडली बहना ने अर्जी कर दिया, तुम्हारे पास में ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ गई है कि तुम उसको एक्सेप्ट करते चलो। हाँ, लेकिन और उसके बाद में कई डीएम ने ये भी बोला कि नहीं भाई कोई हमारे से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, अमुक नहीं हो रहा है, टमुक नहीं हो रहा है, आपने जो हमको गाइडलाइन दिया है उसकी में ये बैठ नहीं रही है। तो उनको बता दिया कि ये फालतू बना मत करो, बिल्कुल एक्सेप्ट करते चल जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, बस पैसा बांटो देते जाओ। उसके बाद में तो नौकरशाही जो है वो उनके ऊपर ये चल नहीं सकता। और उसके बाद में उनको ये पता लग गया है कि हवा बदल रही है। उनको मालूम है कि अगर सत्ता जाके अगर इनकी आ गई तो बेटा अपनी खैर नहीं। तो वो तो क्या है कि दे ऑलवेज प्ले वेरी सेफ, दे प्ले ऑलरेडी वेरी सेफ, अभी वो सेफ प्ले कर रहे हैं। आपका कहना है कि चाहे वो तहसीलदार हो या फिर कोतवाल हो या कप्तान हो या कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, हर आदमी आचार संहिता लागू होने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद थोड़ा सा रिजर्व हो गया है, थोड़ा सा प्ले सेफ कर रहा है, न्यूट्रल अपने को दिखा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऑन द टोज है, अपने पांव पे पंजे पे खड़े हैं, और थोड़ा सा माहौल जो है बहुत कॉशियसली देख रहे हैं, सावधानी के साथ एहतियात बरत रही है ब्यूरोक्रेसी। बहरहाल किसी का पक्ष नहीं ले रही। आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा एक बहुत ही मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा लखेड़ा साहब, समय बहुत कम है। क्या हम इसको माने, क्योंकि अब चुनाव एकदम मिडवे आ गया है, कुछ दिनों के बाद, अब हफ्ता भर का भी समय नहीं रहा, वोटिंग होनी है, वोटिंग ही डिसाइसिव है। क्या आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी को एज, आपको लगती है लखेड़ा साहब कि एज है, या अभी आपको कांटे की टक्कर लगती, या आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका दिमाग कह रहा है कि मोदी और शाह कोई खेल ना कर दें? देखिए, खेल करने वहां भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं। अब वो सेना जो उद्धव ठाकरे हैं उनके पास भी खिलाड़ी हैं, शरद पवार के साथ भी खिलाड़ी हैं, और कांग्रेस के साथ तो पुराने खिलाड़ी हैं। इन्होंने हरियाणा में जो कुछ किया, और मोदी ने तो वहां जाके बोला कि जो हरियाणा में किया वो मैं, तो लोगों ने बता दिया कि तुम यहां करके दिखाओ। महाराष्ट्र में जो, हरियाणा में जो गड़बड़ी करवाई तुमने इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो आपने जो ईवीएम में गड़बड़ी करवाई, स्लो काउंटिंग करवाई, आप महाराष्ट्र में करके नहीं देख सकते।
पकड़ेंगे इनको पीछे से। Okay. तो ये अफसर और आप जो बेईमानी कराएंगे अफसर के दूर करवाएंगे। अफसर जो है, मैं एग्री कर रहा हूं कि अफसर बिल्कुल चालाक हो गए, तो मैं बिल्कुल एग्री हूं। जो मेरा फीडबैक है, मैंने आज सुबह 6-7 लोगों से, नॉन पॉलिटिकल लोगों से मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि 160 प्लस जाएगी। मैं नहीं कह रहा, मैं उनका निचोड़ बता रहा हूं। उनका ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी 160 क्रॉस करेगी। ओके 115 से नीचे रहेगी महायुति, 115 के आसपास या उसके नीचे रहेगी महायुति, चलिए। और 13 से लेकर के 15 लोग इंडिपेंडेंट जीतेंगे, अदर्स वाले। Okay. तो ऐसी हालत में ये तो फाइट में नहीं है। लखेड़ा साहब समझ गए, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बात जो मेरी समझ में आई आपके जवाब से, आप कह रहे हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मोदी और अमित शाह चाहे जितना दांव पेच कर लें, ये महाराष्ट्र को हरियाणा नहीं बना सकते। आखिरी क्वेश्चन पोरे साहब, जरा मैं एक जवाब चाहूंगा आपसे कि क्या वाकई महाराष्ट्र को हरियाणा नहीं बनाया जा सकता? क्या महाराष्ट्र की तासीर कुछ अलग है एकदम? महाराष्ट्र को हरियाणा नहीं बना सकते पोरे साहब? सकते और महाराष्ट्र का बिहार भी नहीं बन सकता। देखिए, आपको भी मालूम है बिहार की क्या परिस्थिति है और हरियाणा की क्या परिस्थिति है। हरियाणा बहुत ही छोटा स्टेट है भाई, एक बात समझिए। और वहां पे क्या है कि ज्यादा बड़े गुट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुट है। और यहाँ का जो मराठा है ये बहुत भयंकर स्ट्रांग है। और उसके बाद में मराठा का जो लीडर है शरद पवार, ये आप क्या समझते हैं? ये शरद पवार ने सिंपल उस दिन बोल दिया था कि ये जो पुलिस के गाड़ियों में रुक में पहुंचा दिए जा रही है, इमीडिएटली रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। इमीडिएटली रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। आप क्या शरद पवार भले ही महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नहीं, पितामह है। और जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे थे, हाँ, बाला साहब ठाकरे क्या है, बाला साहब ठाकरे ये किंग मेकर आदमी है। उसी तरीके से अभी शरद पवार जो है, भलाई महाराष्ट्र के अंदर कोई सत्ता में नहीं है, भलाई एमएलए एमपी है वो, लेकिन उसके बाद में भी वो किंग मेकर आदमी है। बाला साहब ठाकरे भी किंग मेकर आदमी था, वो कभी नहीं बैठे ना कुर्सी में, कहाँ बैठे, कभी बैठे नहीं। मजाक थोड़ी है। देखिए वो किंग मेकर, ये कह रहे हैं शरद पवार जो है उनको कुर्सी पर नहीं बैठना है। बरसों हो गए कुर्सी पर बैठे शरद पवार को, और बाला साहब ठाकरे तो कुर्सी पर बैठे ही नहीं। बाला साहब ठाकरे या शरद पवार, प्रकाश जी कह रहे हैं, दोनों से इनकी मुलाकातें हैं। बाला साहब ठाकरे भी इनके ऑफिस आते थे जी। उन्होंने कहा वो किंग मेकर लोग हैं, मोदी और शाह से कृपया उनकी तुलना ना करें, ये इनका कहना है। ठाकरे ठाकरे है, पवार पवार है, इसकी तुलना आप महाराष्ट्र की प्लीज आप बिहार से मत करिए, आप हरियाणा से नहीं करिए। और मैं ऐसा एंकर में कहना चाहता हूं, बिहार अपनी जगह पर है, हरियाणा अपनी जगह पर है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन महाराष्ट्र थोड़ा अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं राज्यों को टकराना नहीं चाह रहा। मैं गुजरात का भी सम्मान करता हूं, बस मैं ये चाहता था कि महाराष्ट्र का हक छीनकर सारी चीजें गुजरात को ना दी जाए, बराबर समानता रहनी चाहिए सारे राज्यों में। प्रकाश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने कहा कि भाई धीरे धीरे महाविकास आघाड़ी इंप्रूव कर रही है। लखेड़ा साहब आज थोड़ा सा फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, और आज इनको लगता है कि शरद पवार की जो रैली है पुणे में वो बड़ी जबरदस्त रैली थी। आज लखेड़ा साहब को राहुल गांधी का भाषण बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा भाई पूरी तरह से जो है मोदी और अमित शाह का जो है नकाब उतार दिया उन्होंने, कि जिस तरह से प्रोजेक्ट गए। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा दोस्तों कि कितनी सीटें किसकी आएंगी, क्योंकि हरियाणा का जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत ही खराब है। और इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी कोई गेस नहीं करना चाहिए कि किसकी कितनी सीटें आई हैं। लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी को एच है, ये इनकी बातों से लगता है। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब समय आप निकालते हैं और आते हैं, और आपकी जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं बड़े उत्तेजक होते हैं, है ना, गहरी प्रतिक्रिया भी होती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के दौर में दिल्ली में रहकर आप इतनी निष्पक्ष और निडरता से बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रकाश जी, थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।